myself Rupali from DA Science Academy. Let's start new chapter, class 10, SSC Maharashtra Board, part 2, chapter number 2, life process and living organism, part 1. देखिए बच्चों, जो आप वीडियो देख रहे हैं और मैं जो पढ़ा रही हूँ, ये काम करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम जो है वो काम करती है। जैसे कि आपने क्या किया, मोबाइल हाथ में लिया, स्क्रीन पे कुछ बटन्स दबाए और वीडियो स्टार्ट हो गया। ये सब करने के लिए और मुझे भी अपना लेक्चर स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए, जो वर्क करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम सबके बॉडी में कुछ अलग अलग सिस्टम काम करती है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और भी है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इन सब सिस्टम में हमें कंट्रोल करने का काम करती है कंट्रोल सिस्टम। ये सब सिस्टम होगी तो हमारी बॉडी अच्छे से चल सकती है। और ये सब सिस्टम हमारे बॉडी में काम करने के लिए हमारे पास चाहिए एनर्जी। तो आप बोलेंगे मैम ये एनर्जी कहाँ से आ गई, एनर्जी कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये बाजार में जाए या दुकान में जाए तो हम बोलेंगे कि 200 ग्राम एनर्जी देना तो मिल गई, ऐसा नहीं है। तो एनर्जी हमें मिलती है फूड कंपाउंड से। फॉर ईटिंग एनर्जी, फॉर गेटिंग एनर्जी, फूड कंपोनेंट कहाँ से मिलेगी, फूड कंपोनेंट से मिलेगी। अब ये जो फूड कंपोनेंट है वो माना कि होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट से। तो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे बॉडी में 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए, जैसे कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, पहला वाला एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। दूसरा वाला है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। और तीसरा वाला है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स। तब आप कहोगे मैम ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स। आप बोलोगे बॉडी बिल्डिंग क्या होता है? वो होता है प्रोटीन्स। और प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स होता है मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब ये समझ में आया, न्यूट्रिएंट्स 3 टाइप के हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और फैट्स। अब हमने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें मिल गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट मतलब होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके हमें मिलेगा ग्लूकोज, और प्रोटीन डाइजेस्ट होके हमें मिलेगा एमिनो एसिड। वैसे ही जैसे कि
एसिड या फिर एल्कोहल। समझ में आया? अब दो टाइप के फूड है, एक होता है दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो हमें चाहिए मैक्रो क्वांटिटी में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है इन्हें हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो विटामिन्स और मिनरल्स है जिन्हें हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि हमें कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में, प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी नहीं। तो एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए और भी एक चीज होती है जो हमारे बॉडी में जरूरी होती है, वो चीज होती है ऑक्सीजन। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो होगी एनर्जी प्रोड्यूस। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन क्या काम करता है, ये हमें पहले मालूम करना होगा। तो आपका जो बुक है उसमें हमें एक डायग्राम दी है, देखिए इसी तरह से जिसमें कौन सा पार्ट क्या होता है, देखिए इस तरह से। तो ये जो अंदर वाली कैविटी हमें दिख रही है उसे हम कहेंगे नोजल कैविटी। देखिए इस तरह से ये जो अंदर वाली कैविटी है इसे हम कहेंगे नोजल कैविटी। ये जो है हमारा नॉस्ट्रिल, ये क्या हुआ नॉस्ट्रिल, जहां से हम क्या करेंगे ऑक्सीजन अंदर लेंगे। और ये जो पार्ट दिख रहा है उसे हम कहेंगे फेरिंक्स, वो क्या हुआ फेरिंक्स। फिर बाद में जाके जहां से हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है उसे हम कहेंगे लैरिंक्स। ये हुआ लैरिंक्स। और नीचे की पार्ट में जहां से हवा अंदर बाहर आती है उसे हम कहेंगे ट्रैकिया। उसे हम कहेंगे ट्रैकिया। ये जो है वो होगी हमें हमारी ओरल कैविटी। और यहाँ पे हमारे होंगे नीचे लंग्स जो ट्रैकिया से कनेक्ट होंगे, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आएगा उसमें फिर अंदर जाके लंग्स में कुछ ब्रांचेस होंगी, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, और ग्रेप्स का गुच्छा जैसा होता है उस तरह का स्ट्रक्चर
लंग्स में होगा उसे हम कहेंगे एलोलाई। इसे एल्वोलाई, जो कि ऑक्सीजन आने के लिए मतलब वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन आता है और इस कनेक्शन को हम कहेंगे ब्रोंक। इस कनेक्शन को हम कहेंगे ब्रोंक। ये समझ में आया? अब देखिए, ऑक्सीजन नोडल कैविटी से फेरिंक्स, लारिंक्स, पैराट्राकिया के बाद आएगा लंग्स में, लंग्स में आएगा एल्वोलाई में। अब ये जो गुच्छा दिख रहा है हमें ग्रेप्स की तरह से, इसको अगर हमें सेपरेट करके एक ही स्ट्रक्चर देखा और उसको जूम किया तो इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। देखिए, ये होगा हमारा एक एल्वोलाई। थोड़ा सा छोटा निकालना है, जिसे कि हम कहेंगे एल्वोलस। अब यहां से ऑक्सीजन कहां पे आ गया, एल्वोलस, मतलब ऑक्सीजन आ गया। अब ये जो एल्वोलस है, इसको जो वेंस कनेक्ट होती है, इसमें से जो ब्लड अंदर आता है उसमें होता है CO, उसमें होता है CO, और जब वो अंदर आएगा ये ब्लड तो उसमें से CO2 जो है वो इस एल्वोलस में आ जाएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। मतलब आगे जाके जो वेंस ब्लड ले जा रही होगी वो होगा प्यूरिफाइड ब्लड। ये आगे जाके जो वेंस ब्लड लेके जा रही होगी वो ब्लड होगा प्यूरिफाइड ब्लड। मतलब उसमें से CO2 रिलीज हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो यहाँ से ब्लड आता है जिसमें CO2 होता है उसे हम कहेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली वेंस आ रही है वो एल्वोलस को कनेक्ट होती है, जिसमें से CO2 रिलीज होता है और बाहर चला जाता है, और आगे जो ब्लड आता है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्यूरिफाइड ब्लड है वो फिर नीचे हार्ट के पास जाता है। हार्ट जो है वो होता है पंपिंग मशीन, वो होता है पंपिंग मशीन, जो कि ये प्यूरिफाइड ब्लड हमारे बॉडी में डाल देता है, पूरे बॉडी को वो पास हो जाता है। अब आपको ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ गया मैडम? मतलब हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी हार्ट के पास भेजती है, और हार्ट फिर से जाके वो एल्वोलस के पास मतलब लंग्स के पास भेजती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है वो क्या होगा, मतलब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी के पास जाएगा, बॉडी से एल्वोलस के पास जाएगा, एल्वोलस में उसका प्यूरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट पंपिंग मशीन है, पूरे बॉडी में पंप करेगा और बॉडी के पास छोड़ के मतलब बॉडी हर एक ऑर्गन को वो ब्लड भेजेगा हार्ट। फिर से जाके इम्प्योर ब्लड जो है वो यहाँ से अंदर आएगा, प्योर होगा, और फिर यहाँ से हार्ट के पास आएगा और हार्ट पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ये होगी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरीके
से हमारे बॉडी में सर्कुलेशन चलता है। इतने तक समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे। देखिए, इनहेलेशन और ब्रीदिंग, ये जो दो चीजें होती है वो अलग अलग होती है। मतलब ब्रीदिंग माना कि क्या होता है, ब्रीदिंग माना क्या होता है, इनहालेशन एंड एक्सहालेशन। इनहालेशन एंड एक्सहालेशन। इनहालेशन मतलब होता है सांस को अंदर लेना, एक्सहालेशन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। और रिस्पायरेशन जो है वो अलग बात है। रिस्पायरेशन माना कि क्या होता है, once the oxygen goes inside the body and that happens is produce the energy. Produce energy is called as a respiration. अब रिस्पायरेशन कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बताई थी, तो डायग्राम से नोजल कैविटी से ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे लंग्स तक पहुँचता है। जैसे यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आया, अंदर आने के बाद कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। लंग्स के बाद वो कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट से जाएगा हर एक ऑर्गन में। ऑर्गन से मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब वो ऑर्गन से जाएगा टिश्यू तक, टिश्यू से जाएगा वो सेल तक। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ए टिश्यू। तो टिश्यू से वो जाएगा सेल। मतलब हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जितने भी सेल है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। मतलब जब ऑक्सीजन सेल में जाता है तो वहाँ होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। वहाँ पे क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ऑक्सीजन सेल में जाके क्या करेगा, ये हम अभी देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि न्यूट्रिएंट्स अगर हम लेंगे, मतलब ग्लूकोज होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट्स होगा, वो होने से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। उसके लिए और भी एक चीज जरूरी होती जो कि होता है ऑक्सीजन, जो कि होता है ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज भी समझ में आया कहाँ से आता है, अब ऑक्सीजन भी कहाँ से आता है ये भी समझ में आया। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए बच्चों, हमारे बॉडी में हर एक जगह क्या होती है, सेल। जैसे कि ये हुई सेल। इस सेल वाला टॉपिक पहले बाद में बता देती हूँ। पहले अब सेल में ऑक्सीजन आ रही है समझ में आया, और ग्लूकोज भी है वो भी समझ में आया। जैसे कि ग्लूकोज माना कि होता है C6H12O6, ये हुआ ग्लूकोज। और आ गया ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमें मिलेगी एनर्जी। हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। और क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, CO2 एंड H2O। और क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 एंड H2O। ये होगा हमारा एनर्जी इक्वेशन। समझ में आया। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। और CO2 और H2O हमें मिलेगा। अगर इक्वेशन की तरह हम इसे देखेंगे तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं दिख रहा। तो आप बोलेंगे मैम बैलेंस कैसे करेंगे। 10th स्टैंडर्ड में इक्वेशन बैलेंसिंग हमें सिखाया है। फिर एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। इसमें जितने भी एटम है वो क्या करने, पहले काउंट करने। कार्बन से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे है 6 कार्बन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। हमें यहाँ पे कितने चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 कार्बन। यहाँ पे कितने हो गए, 6। अब हाइड्रोजन देखेंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है 12, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो
यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 चाहिए, तो 12 करने के लिए इसके आगे अगर हम 6 लिख देंगे तो 6 2 जा कितने हो गए 12। अब हाइड्रोजन भी क्या हो गए बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, यहाँ पे 6 और ये 2 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये हो गया 8 और यहाँ पे ये 6 जो आगे लिखा है CO2 के आगे वो पूरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करेगा, मतलब 6 2 जा कितने हो गए 12 और ये 6 यहाँ पे भी जो 6 मतलब आगे वाला जो नंबर लिखा जाता है वो पूरी मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाता है। लेकिन नीचे जो अंक लिखा होता है वो जो है वो सिर्फ उसी के लिए कंसीडर किया जाता है। मतलब यहाँ पे आगे लिखा है तो पूरे CO2 को कंसीडर करेगा, मतलब ऑक्सीजन हो गए 12, यहाँ पे एक है लेकिन वो आगे 6 लिखा है इसलिए वो हो गया 6 + 2 हो गए 18, मतलब यहाँ पे है 18 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 18 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 करने के लिए हमें, अगर मैंने क्या किया ऑक्सीजन की आगे 6 लिख दिया यहाँ पे, तो 6 2 जा कितने हो गए 12 और ये 6 कितने हो गए 18, मतलब यहाँ पे क्या हो गए 18 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बराबर हो गए। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन सेल में आ गया, ये हो गई हमारी सेल। सेल में क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अंदर होता है, अंदर जो मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि होता है पावर हाउस। अब ऑक्सीजन ये समझना है सेल में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, हमने इनहेलेशन किया, लंग्स पे के पास ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन लंग्स से हार्ट के पास गया, हार्ट से ऑर्गन में आया, ऑर्गन से टिश्यू में, टिश्यू से सेल में, और सेल में हमने खाना खाया है इसलिए सेल में होता है ग्लूकोज। सेल में क्या होता है ग्लूकोज, और वहां पे क्या आ गया ऑक्सीजन। तो क्या होगा देखिए, सेल में पहले से ही ग्लूकोज है, प्लस आ गया ऑक्सीजन, तो चावल ते नको, चावल नाही नको दादा, दादा नको, चला चला। कंबाइन होके ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होके बन गया पायरुविक एसिड। मतलब अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए तो क्या होगा ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब यहाँ पे क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। अब 2 पायरुविक एसिड है, मतलब एसिड मॉलिक्यूल भी 2 होंगे, समझ में आ रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम 2A, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड होने की वजह से 2 एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएंगे। ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो नीचे जाएंगे तो क्या होगा
होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि कहाँ पे होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पे होगी TCA साइकिल, TCA साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसे हमें ETC भी कहते हैं, ETC या फिर ETS। देखिए ETC या फिर ETS, मतलब ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ETS मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये सब कहाँ पे हो रहा है सेल में। फिर एक बार बता रही हूँ मैं, ये होगा आपका सेल, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है साइटोप्लाज्म, जो मैंने यहाँ पे डाला है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ग्लूकोज, और जो सेल में ऑक्सीजन आया वो सेल में आ गया, तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन combines with to form a glycolysis. It gives a 2-pyruvic acid, and then pyruvic acid get converted into 2-acetyl coenzyme molecule, and then it convert into the mitochondria to form a Krebs cycle, to form a Krebs cycle. अब जब क्या होगा ग्लाइकोलिसिस होगी, तो ग्लाइकोलिसिस जब होती है तब यहाँ पे कुछ और भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे 2 ATP प्रोड्यूस होता है, 2 NADH2 प्रोड्यूस होता है, और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है। और जबकि पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम में होता है, तो इस एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्जन जब हो रहा होगा तो यहाँ पे भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो होगा 2NADH2 और CO2, 2NADH2 और CO2। समझ में आ रहा है। अब आप बोलेंगे मैम ये ATP क्या होता है, जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा है जहाँ पे लिखा है एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो ही माना कि होगा ATP। अब ये ATP क्या होता है, ATP होता है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एनर्जी, एनर्जी करेंसी। और आप बोलेंगे मैम ये NADH2 क्या है, FADH2 क्या है, मतलब जब एसिटिल कोएंजाइम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जाके नीचे परफॉर्म करेगा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। मतलब जब क्रेब्स साइकिल होता है तो यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होगी, NADH2 प्रोड्यूस होगा, FADH2 प्रोड्यूस होगा, CO2 और H2, ये सब चीजें यहाँ पे क्या होती है प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखिए बच्चों, अब आप बोलेंगे मैम ये ATP क्या होता है, NADH2 क्या होता है और ये FADH2 क्या होता है। NADH2 माना कि होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन BH2, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड।
और जो FADH2 है वो होता है फ्लैविन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये सब है एनर्जी करेंसी। मतलब जैसे कि हमारे पास पैसे होते हैं जिसमें से कुछ चिल्लर होती है और कुछ नोट होते हैं, तो चिल्लर माना कि होता है ATP और नोट माना कि होता है NADH2 और FADH2। ATP मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADH2 मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। FADH2 मतलब होता है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये ATP जो है वो होगा, अगर 1 NADH2 होंगे तो उसमें रहेंगे 1 NADH2। अगर 1 NADH2 मॉलिक्यूल होगा तो 1 NADH2 मॉलिक्यूल में होंगे हमारे 3 ATP, और अगर 1 FADH2 मॉलिक्यूल होगा तो उसमें रहेंगे 2 ATP मॉलिक्यूल। जैसे कि 150 का नोट होगा तो उसमें होता है 350, और 100 का नोट होता है तो उसमें होता है 250। उसी तरह से 1 NADH2 होगा तो होंगे 3 ATP, 1 FADH2 होगा तो होगा 2 ATP। ये समझ में आया? अब ये फिर से एक बार जो ट्राइकार्बोक्सिलिक मतलब तीसरे साइकिल है वो फिर से एक बार बता देती हूँ कि सेल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ए ग्लाइकोलिसिस and then it converted into the 2 molecules of pyruvic acid. It converted into 2 molecules of pyruvic acid. Then pyruvic acid converted into the 2 molecules of acetyl coenzyme. Then 2 molecules of acetyl coenzyme get converted into the Krebs cycle, माना कि mitochondria, and it produce a ATP, NADH2, FADH2, CO2 and H2. And then mitochondria is a powerhouse, it stored a energy. जब glycolysis होता है तो 2 molecules of FADH2 are produced, 2 molecules of NADH2 are produced, and then H2O are released. And then pyruvic acid are converted into the acetyl coenzyme to form a 2 NADH2 and 1 CO2 molecule and 1 CO2 मॉलिक्यूल। अब इसे हम कहते हैं TCA या फिर ETS या फिर ETC। TCA मतलब होता है आपकी जो बुक में दिया है TCA मतलब होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और ETC मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ETS मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। मतलब इससे हम एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ETS, एक्सप्लेन ETC, एक्सप्लेन TCS, या फिर उससे एक और भी वर्ड है सिट्रिक एसिड साइकिल। कौन सा भी नामिंग लेके हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक बार एक भी क्वेश्चन आ सकता है ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो कितने मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। व्हेन ग्लाइकोलिसिस ऑकर देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्रेब्स साइकिल जो है उसमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब्स साइकिल होती है तो बहुत कुछ बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन स्टेज स्टैंडर्ड में क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है वो हमें स्टडी करना नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक बात स्टडी करनी है कि क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अंदर जो चल रहा है वो हमें नहीं स्टडी करने का, क्या प्रोड्यूस होता है वो हमें स्टडी करने का है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है NADH2, FADH2, CO2 और H2। ये समझ में आया? इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल TCA या फिर ETS। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो चुकी है।
बाकी नहीं रहा है, ठीक है। अब जो एटीपी है वो क्या होता है वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी।